उर्वशी, ओ उर्वशी, कहाँ मर गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे माँ, मैं तो घर पर ही हूँ। जब घर पर है तो आवाज क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से बुला रही हूँ। माफ कर दीजिए माँ, वैसे आप मुझे क्यों बुला रही थी? तुझसे कहा था नदी से पानी लाना है, तो फिर लाई क्यों नहीं? मैं भूल गई थी, इसीलिए। कभी खाना खाने भूली है, जो काम के लिए तू भूल जाती है। चल जा, नदी से पानी लेकर आ। अपनी माँ सीमा की बात सुनकर उर्वशी नदी से पानी लेने चली गई। वैसे उर्वशी की माँ उससे ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लड़के की चाह थी, पर उन्हें लड़की हो गई। वहीं उर्वशी भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहती थी। पता नहीं माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है। हे भगवान, आपने मुझे लड़की क्यों बनाया? इसके बाद उर्वशी नदी पर आई और पानी भरकर घर आ गई। माँ, मैं पानी ले आई हूँ। अच्छी बात है, रख दे और खाने की तैयारी कर ले। मैं तब तक बाजार से होकर आती हूँ। माँ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ बाजार से ले आना। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। वैसे भी तेरे शादी के लिए ही हमें पैसे जोड़ने हैं। ये सुनकर उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उर्वशी बहुत ही गरीब थी। इस वजह से उसे अपना हर बार मन मानना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ महल में राजकुमार राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसे पिता ने कहा, अरे बेटा, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। नहीं नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? अरे अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे भी अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, फिर तुम्हें राज्य भी संभालना है। अरे नहीं नहीं, आप ही यह सब संभालिए, मुझसे यह सब नहीं होता है। तभी वहाँ रानी आ गई। रानी ने जब उन दोनों की बात सुनी तो कहा, अरे राजकुमार, अब हमें भी बहू का चेहरा दिखा दीजिए। वैसे भी आप हमेशा शिकार खेलने में ही लगे रहते हैं। माँ, आपको तो पता ही है, मुझे राज दरबार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस खेलकूद अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये तो हमें पता है, पर हम लोगों के बाद तुम्हें ही ये राज्य संभालना है ना? हाँ हाँ, जब मेरी बारी आएगी तब की तब मैं देखूंगा, पर अभी तो नहीं, और ना ही मैं शादी करने वाला। ये कहकर राजकुमार वहाँ से चले गए, जिस पर राजा थोड़े परेशान हुए। राजा को परेशान देखकर रानी ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? राजकुमार शादी कर लेंगे। मैंने राजकुमार से कई बार शादी के लिए कहा है, पर वह मना कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। राजघराने के होने के बाद भी इनमें एक भी राजाओं वाले गुण नहीं है। पता नहीं भगवान ने हमें कैसी संतान दी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने अपना घोड़ा उठाया और शिकार खेलने के लिए निकल गए। आज तो मजा ही आ गया। वैसे भी मेरा मन नहीं लगता है राज दरबार में। बैठे रहो और हुक्म चलाते रहो। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये कहकर राजकुमार जंगल की तरफ बढ़ गए। वहीं रानी अपने कक्ष में आराम से बैठी थी। तभी वहाँ पर दाई विमला आई। विमला हमेशा महल में ही रहती थी और रानी की देखभाल करती। जब उन्हें राजकुमार दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने रानी से कहा, महारानी, राजकुमार दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? तुम्हें तो पता ही है विमला, उन्हें शिकार खेलने कितना अच्छा लगता है, तो शिकार खेलने गए हैं। आप उन्हें शिकार खेलने क्यों भेज देती हैं? जंगल में कितने जंगली जानवर होते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो विमला, मैंने भी उन्हें कई बार समझाया, पर तुम्हें तो पता ही है वो मानते नहीं हैं। हाँ हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए, जिससे फिर उन पर जिम्मेदारी आ जाएगी। ये तो हम भी चाहते हैं, पर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर विमला भी थोड़ी परेशान हुई। इस पर रानी ने कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों आई? अरे बस, मैं तो ऐसे ही आई थी। वैसे आप ठीक तो है ना?
हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही चाहूंगी आप हमेशा सुखी रहे। ये कहकर विमला वहाँ से चली। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी उसे कुछ आदमी लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। अरे, ये आदमी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मुझे जाकर पूछना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ गई और उसने उन लोगों से कहा, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे, इसने मुझसे पैसे लिए थे, अब पैसे देने से मना कर रहा है। मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ अभी मेरे पास पैसे है नहीं, पर इसे अभी चाहिए। तो सही कह रहा हूँ, 2 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। ये सब सुनकर उर्वशी ने कहा, कोई बात नहीं, ये आपको पैसे दे देंगे। नहीं, मुझे तो अभी पैसे चाहिए हैं, बहुत जरूरत है मुझे पैसे की। पर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे इन्हें इनके पैसे मिल सके? नहीं नहीं, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, बस कुछ अनाज की बोरियां हैं। ठीक है, तुम इन्हें 10 बोरी अनाज की दे दो, तो इससे इनके पैसे इन्हें मिल जाएंगे। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 10 बोरी अनाज के दे दो, मैं पैसे नहीं लूंगा। ये सुनकर लाखन काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी मामला सुलझा लिया। ऐसा लगता है जैसे आप किसी राजघराने से हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बस आप लोगों की इस तरह लड़ते हुए देखा तो चली आई। ये कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। जंगल में आकर से किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उर्वशी काफी हैरान हुई। अरे, ये आवाज किसकी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मदद की जरूरत है। ये कहकर उर्वशी उसी तरफ चली गई। तभी उसे एक राजकुमार दिखाई दिया जो घायल था। उसे इस तरह घायल देखकर और उर्वशी ने जल्दी से उन्हें उठाया और कहा, क्या हुआ आपको? आप इस तरह घायल कैसे हो गए? मुझ पर एक शेर ने वार किया था, शेर को तो मैंने भगा दिया, पर मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया। अरे, आप तो काफी ज्यादा घायल हैं। चलिए, मैं आपको महल ले चलती हूँ। इसके बाद उर्वशी ने राजकुमार को उठाया महल आ गई। महल में आने के बाद जब राजा रानी ने राजकुमार को घायल देखा तो काफी ज्यादा परेशान हो गए। क्या हुआ मेरे बेटे को? यह इतने घायल कैसे हो गए? इन पर शेर ने हमला कर दिया है। क्या? शेर ने हमला कर दिया? हे भगवान, ये ठीक तो है ना? इसके बाद जल्दी से राजकुमार को कक्ष में ले जाया गया और वैद्य को बुलाया गया। वही रानी ने जब उर्वशी को देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये लड़की तो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी लग रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रानी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उर्वशी देखने में उन्हीं के जैसी थी। वही उर्वशी भी थोड़ी हैरान थी। अरे, ये तो रानी बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वही उर्वशी को देखकर विमला काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे विमला उर्वशी से काफी ज्यादा घबरा रही हो। तभी राजा ने उर्वशी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी राजकुमार हम सभी के लिए आदरणीय है। तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे उपहार की जरूरत नहीं है। अरे, ऐसे कैसे उपहार की जरूरत नहीं? ये कहकर राजा ने उर्वशी को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिन्हें देखकर उर्वशी काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर रानी ने कहा, एक बात कहूँ बेटी, तुम्हारा जब भी मन हो तो तुम महल में घूमने आ सकती हो। क्या मैं? और वो भी महल में? नहीं नहीं, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है? हाँ हाँ रानी, ये आप क्या कह रही है? ये एक साधारण सी, और आप रानी। तुम शांत रहो विमला, मैंने तुमसे सलाह नहीं ली है। ये सुनकर विमला शांत हो गई। इस पर उर्वशी ने कहा, ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। ये कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। उर्वशी के जाने के बाद पता नहीं क्यों रानी को अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही उर्वशी कुछ देर के लिए मिली, पर उन्हें अपनी सी लगी। इस बच्ची के जाने के बाद ऐसा लग रहा है
जैसे कोई अपना बिछड़ रहा हो। पर ऐसा क्यों? ये सब सुनकर विमला काफी ज्यादा घबरा रही थी। विमला को इतना परेशान देखकर रानी ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो मैं राजकुमार के पास जाती हूँ। ये कहकर विमला वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी देर शाम को घर पहुँची, जिस पर सीमा ने चिल्लाकर कहा, कहाँ थी अब तक? इतनी देर लग गई और लकड़ियाँ काट कर नहीं लाई? नहीं माँ, वो मैं राजकुमार को महल में छोड़ने गई थी। क्या महल में कुछ किया तो नहीं उन लोगों ने? नहीं माँ, मैंने राजकुमार की जान बचाई तो उन्होंने मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे वाह मेरी बेटी, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। लाला ये मुझे दे दे। इस पर उर्वशी ने सीमा को मोहरे दे दी, जिन्हें देखकर सीमा काफी ज्यादा खुश हुई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अब काफी ठीक थे। राजा ने राजकुमार से कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो भला हो उस लड़की का जिसने मेरी जान बचाई। हाँ ठीक कह रहे हो, वही तुम्हें महल तक लाई थी। तुम तो बेहोश हो चुके थे। तभी वहाँ पर रानी आ गई। रानी ने राजकुमार को देखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद रानी अपने कक्ष में आ गई। रानी काफी ज्यादा परेशान थी। उन्हें पुराने दिन याद आने लगे। तभी उन्हें याद आया उनके बच्चे के गर्दन पर एक तिल था। अरे मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं कल ही पूछूंगी राजकुमार से इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ कमला भी काफी ज्यादा परेशान थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये वापस कैसे आ सकती है? अगर मेरी सच्चाई सबको पता लग गई तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी भी इस सोच में डूबी हुई थी कि भला रानी उसके जैसी कैसे लग सकती है। बड़ी अजीब बात है, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी सगी माँ हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत गरीब हूँ। उर्वशी का मन बार बार रानी से मिलने के लिए कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी का भी यही हाल था। और अगली सुबह उर्वशी फिर से महल में आ गई। उर्वशी को देखकर रानी काफी ज्यादा खुश हुई। अरे बेटी, तुम यहाँ पर? हाँ बस ऐसे ही, राजकुमार की तबीयत पूछने आई थी। अब वो कैसे हैं? अब वो अच्छे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर उर्वशी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं जब विमला ने उर्वशी को देखा तो बुरी तरह घबरा गई। अरे आज फिर आ गई, मुझे रानी से बात करनी ही पड़ेगी। तभी अचानक रानी की नजर उर्वशी की गर्दन पर गई, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा तिल दिखाई दिया। उस तिल को देख और कहा, ये तुम्हारी गर्दन पर तिल कैसा? पीछे? ये तो मेरा बचपन से है। अच्छा, बचपन से है? ये कहकर उर्वशी राजकुमार के कमरे की तरफ आ गई। अब तो रानी काफी ज्यादा बेचैन हो गई। मैंने आपसे कहा था इन छोटे लोगों को हमारे महल में नहीं घुसने देना चाहिए, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। तुमसे मैंने कल भी कहा था विमला, मैं कोई भी काम तुमसे पूछकर नहीं करूंगी। ये हमारा आपसी मामला है, तुम हमारे आपसी मामले में मत बोलो। वैसे भी उर्वशी ने मेरे बेटे की जान बचाई है। हाँ हाँ वो बात तो सही है, फिर भी ये लोग छोटे हैं। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रानी ने विमला की बात को बीच में ही काट दिया, जिस पर विमला चुपचाप वहाँ से चली गई। इसके बाद रानी भी वहाँ से चली गई। वहीं उर्वशी राजकुमार के कमरे में आई और बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है राजकुमार? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? वैसे भी आपके पिताजी ने मुझे कल उपहार दिया था। यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ रानी आ गई और रानी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार जी,
मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बताइए माँ, क्या पूछना है? क्या आपकी गर्दन पर कोई तिल है? क्या मेरी गर्दन पर? नहीं तो, मेरी गर्दन पर कोई तिल नहीं है। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हो गई और रानी ने खुद राजकुमार के गर्दन पर देखा तो वहाँ कोई तिल नहीं था। अब तो रानी का भी दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? आपकी गर्दन पर कोई तिल क्यों नहीं है? यह आप कैसी बात कर रही है माँ? रानी काफी ज्यादा परेशान हुई और वहाँ से चली गई। रानी को इस तरह परेशान देखकर राजकुमार ने कहा, माँ को एकदम क्या हो गया? मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ राजा दरबार में बैठे हुए थे। तभी रानी वहाँ आई और बोली, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी आप जाइए, अभी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद बात करूँगा। नहीं, मुझे आपसे अभी जरूरी बात करनी है। ये सुनकर राजा भी काफी हैरान हुए कि आखिर रानी को ऐसी क्या बात करनी है और राजा ने रानी से कहा, हाँ बताइए, क्या बात है? राजकुमार हमारे असली बेटे नहीं हैं। यह तुम क्या कह रही हो? आखिर इतने सालों बाद यह सवाल? मैं सच कह रही हूँ। मुझे याद है मेरे बच्चे की गर्दन पर तिल था और वो बहुत ही सुंदर था। राजकुमार हमारे असली बच्चे नहीं है। हमारे असली बच्ची वो उर्वशी है। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। तुमने उन्हें बचपन से पाला है। हाँ, मैंने उन्हें बचपन से पाला है, पर मेरे बच्चों को बदल दिया गया था। क्या बदल दिया गया था? पर ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें किसी पर शक है? तभी रानी को याद आया, जब उनके बच्चे पैदा हुए थे तो विमला वहीं पर थी। उन्होंने कहा, विमला वहीं थी, हमें विमला से बात करनी चाहिए। वहीं विमला को जब ये बात पता लगी तो वो महल छोड़कर जाने लगी। रानी ने विमला को बुलाया, पर विमला वहाँ नहीं मिली, जिस पर रानी का शक और भी बढ़ गया। ये विमला कहाँ चले गई अचानक? तुम चिंता मत करो, हम विमला को ढूंढ लेंगे। और ये कहकर राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा और कुछ ही देर में सैनिक विमला को पकड़कर ले आए। विमला काफी ज्यादा घबरा रही थी। उसे इस तरह घबराता देख रानी ने कहा, क्या हुआ विमला? तुम इस तरह महल छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं नहीं रानी जी, मैं महल छोड़कर नहीं गई थी। मैं तो बस। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुम उर्वशी को देखकर इतनी परेशान हो गई थी। मैं भला उर्वशी को देखकर क्यों परेशान होंगी? वो तो एक साधारण सी लड़की है। साधारण सी लड़की है या फिर वो मेरी बेटी है? सब कुछ सच सच बताओ विमला। मुझे सब सच पता लग गया है। मेरे बच्चे के गर्दन पर एक तिल था, जबकि राजकुमार की गर्दन पर तिल नहीं है, और उर्वशी की गर्दन पर तिल है और उसकी शक्ल मेरी जैसी भी लगती है। ये सुनकर विमला बुरी तरह घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी रानी ने एकदम तलवार निकाली और विमला की गर्दन पर रखकर कहा, सच सच बताओ विमला, सच सच, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं नहीं महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? सच सच बताओ। हाँ, मैंने भी आपके बच्चों को बदल दिया था। मैं बदले की भावना में चल रही थी, क्योंकि मुझे आपकी सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर राजा ने जब मुझे आपकी सेवा करने के लिए कहा तो मैंने ऐसा किया। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और उन्होंने विमला से कहा, जब तुम्हें रानी की सेवा नहीं करनी थी तो तुम मना कर सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? वरना मैं तुम्हें अभी यही मृत्यु दंड दूंगा। ये सुनकर विमला बुरी तरह घबराई और बोली, महाराज, आपको याद है आपने दूसरे राज्य के राजा को मारा था। मैं उसी की बहन हूँ। इतने बरसों तक यहाँ सिर्फ इसीलिए बनी रही जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। ये सुनकर राजा बुरी तरह हैरान हुआ। उसे तो पता ही नहीं था विमला दूसरे राज्य के राजा की बहन थी और वो इतने सालों से षड्यंत्र रच रही थी। ये सुनकर राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने विमला से कहा, इसका मतलब तुमने सच में हमारे बच्चों को बदल दिया था? इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा।
तभी वहाँ पर उर्वशी और राजकुमार भी आ गए और उन्होंने सारी बातें सुन ली, जिसे सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा दुखी हो गए। इस पर रानी ने कहा, तो आखिर राजकुमार किसके बेटे हैं? सच सच बताओ। राजकुमार उसी औरत के बेटे हैं जिसके घर में अभी राजकुमारी रह रही है। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने सीमा को वहाँ बुलाया। सीमा महल में आई तो काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे लग रहा था उर्वशी ने कुछ कर दिया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या हो गया है? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या मेरी बेटी से कोई गलती हुई? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई। इसके बाद राजा ने सीमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सीमा भी बुरी तरह हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? मेरे बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी, जो मैंने आपके साथ इतने सालों तक बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी हमेशा माँ ही रहेंगी। वही अब रानी काफी ज्यादा खुश थी कि उन्हें उनकी बेटी मिल चुकी थी, पर राजकुमार दुखी थे। इस पर रानी ने कहा, सीमा, मैं चाहती हूँ राजकुमार हमारे साथ ही रहे, क्योंकि मैंने बचपन से राजकुमार को पाला है और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। पर मैं भला अकेली कैसे रहूंगी? मुझे पता है तुमने उर्वशी को अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए आज से तुम भी हमारे साथ इसी महल में रहोगी। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजा ने विमला से कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसकी सजा सिर्फ मृत्युदंड ही है और तुम्हें मृत्युदंड ही दिया जाएगा। ले जाओ इसे यहाँ से और कारावास में डाल देना। ये कहकर राजा ने विमला को कारावास में डाल दिया और अब सभी काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद रानी ने उर्वशी को राजकुमारी की पोशाक पहनाई और फिर राजकुमारी का राज्याभिषेक किया गया और अब सभी काफी ज्यादा खुश थे और आराम से महल में रह रहे थे।